नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आधुनिक काल। हमने इससे पहले 3 कालों की चर्चा की, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इन तीनों की हम लोगों ने क्या कर दी, पहले चर्चा की। अभी हमारा है जो है चौथा, और चौथे के अंदर क्या है, आधुनिक काल, या इसे क्या कह सकते हैं, गद्य काल कह सकते हैं। अब जैसे आधुनिक काल, अब इस आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण कहते हैं। ध्यान रखना, आधुनिक काल को आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल कहते हैं। कौन सा नंबर का काल है? चतुर्थ काल। अब इसको चतुर्थ काल कहते हैं, और आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल, हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल, चतुर्थ काल, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल, साहित्य का चतुर्थ काल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। अब आधुनिक काल कैसे कहते हैं, और इससे ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसे हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग, दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क के अंदर मैं प्रश्न दे रहा हूं कि हिंदी साहित्य का प्रथम स्वर्ण युग का, अब ये आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम स्वर्ण युग का प्रथम, आपको क्या बताना है, स्वर्ण युग का, ये आपको बताना है कि इसमें प्रथम कौन सा है। ठीक है, ये बात होगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ कैसे है। ये चतुर्थ चरण है, वो कैसे चतुर्थ हो गया। अब चतुर्थ चरण है, हमने सबसे पहले जो बात की थी ना, वो बात की थी आदिकाल की। किस काल की? हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल को मोटे तौर से कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया, जिसमें हमने सबसे पहले आदिकाल क्या पढ़ा था? आदिकाल। अब इस आदिकाल के अंदर हमने क्या पढ़ा? आदिकाल को भी जिस प्रकार से क्या किया, हमने बांटा। जैसे हमने अपभ्रंश साहित्य, कौन सा साहित्य है? अपभ्रंश साहित्य। इस अपभ्रंश साहित्य को हम और क्या कह सकते हैं? अपभ्रंश साहित्य को हम और क्या कह सकते हैं? तो अगर आपको यह है ध्यान रखना है, तो हमने क्या पढ़ा था? जैन साहित्य। क्या पढ़ा? जैन साहित्य। ये जैन साहित्य क्या था? अपभ्रंश साहित्य था। जैन साहित्य क्या था? अपभ्रंश साहित्य है। इनके हमने क्या किए? उपविभाग किए। ध्यान रखना, उपभाग, है ना।
उपविभाग किया तो हमने इनको कई प्रकार से क्या किया, उपभागों में बांटा। जैसे हमने सिद्ध साहित्य, उसके बाद में हम बात करें तो कौन सा साहित्य था, सिद्ध साहित्य, जिनमें राहुल सांकृत्यायन सराहपा को क्या मानते, प्रथम सिद्ध मानते हैं और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने नाथ साहित्य, कौन सा साहित्य है, नाथ साहित्य की चर्चा की। अब नाथ साहित्य, फिर हमने चर्चा की रासो साहित्य, कैसा साहित्य, राष्ट्र साहित्य। अब इस प्रकार से हमने क्या किया, इन भागों को बांटा। फिर हमने लौकिक साहित्य, जिसमें अमीर खुसरो, विद्यापति, है ना, और ढोला मारू के दुए, कवि कलोल। उसके बाद में राष्ट्र साहित्य के बाद में क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या बात की, इनके अंदर लौकिक साहित्य, है ना, लौकिक साहित्य, अब ये लौकिक साहित्य, इसके अंदर हमने देखा था कौन, अमीर खुसरो, विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है, कोकिला भी कहते, क्या कहते हैं, कोकिला विद्यापति। विद्यापति और अमीरा खुसरो, ये हमने पढ़ा। तो ये चतुर्थ चरण में जैसे हम बात करें पहले चरण की, तो हमने यहां पहले चरण की क्या की थी, चर्चा की थी। अब पहले चरण की हमने इस प्रकार से चर्चा की। उसके बाद में चरण आया दूसरा, जिसमें क्या था, भक्ति काल था। कौन सा था, भक्ति काल। अब भक्ति काल की बात करें, दूसरे चरण में हमने भक्ति काल की बात की थी। और भक्ति काल को हमने मोटे तौर से कितने भागों में बांट दिया, भक्ति काल को हम लोगों ने मोटे तौर से 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था हमने निर्गुण, कैसा बांट दिया, निर्गुण। और इस निर्गुण के अंदर भी, निर्गुण साहित्य में 2 शाखाएं थी, निर्गुण साहित्य में 2 शाखाएं, निर्गुण में, निर्गुण साहित्य, इनमें हमने एक तो चर्चा की थी निर्गुण में ज्ञान मार्गी की या ज्ञानाश्रय शाखा की, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय शाखा की। और दूसरी हमने बात की थी प्रेमा मार्गी की या प्रेमाश्रय शाखा, जिसके अंदर हमने बात की यहां कबीर की। और इनमें हमने मुख्य तौर से बात की जायसी की, और जायसी के बाद में जितने भी प्रमुखता प्रेम मार्गी के या सूफी संत है उनकी चर्चा की। अगर इनके बाद में हमने 2 भागों में बांटा है, तो दूसरा बांटा था सगुण, और सगुण साहित्य में भी हमने 2 भागों में इसे विभाजित किया। एक किया था जिसमें हमने राम काव्य, कैसा किया, राम काव्य। राम काव्य के अंदर अपने तुलसीदास, कौन से दास है, तुलसीदास। अब तुलसीदास के बाद में हमने कृष्ण काव्य की बात की। कृष्ण काव्य की अगर हमने बात करें तो कृष्ण काव्य के अंदर हमने बात की थी, वो की थी सूरदास की। किसकी बात की, सूरदास की। इसके बाद में हमने तीसरे चरण की बात की, और तीसरा चरण था वो था अपना रीति काल। अब रीति काल को भी हमने पूरा पढ़ा। अब रीति काल में क्या था, रीति काल को भी मोटे तौर से कितने भागों में बांट दिया गया था, 3 भागों के अंदर इसे भी बांट दिया था। पहला जैसे हमने बात करें तो इसमें बांटा था रीतिबद्ध, कैसे कवि है, रीतिबद्ध कवि, जिसमें अगर बात करें तो था अपने
केशव, और बात करें तो देव, और बात करें मतीराम, और बात करें सेनापति। कौन सा पति है? सेनापति। अब उसके बाद में हमने रीति सिद्ध की बात की। रीति सिद्ध के अंदर हमने मुख्य रूप से बिहारी को देखा तो श्रृंगारी कवि है। रीति काल में अगर सबसे ज्यादा श्रृंगारी कवि की भी अगर बात की जाए तो श्रृंगारी कवि भी कौन है? बिहारी है, जिसकी रचना भी एक है। सत सेहा के दोए जो नाविक जो तीर, देखण में छोटा लागे गाव करे गंभीर। तो हमने बिहारी को पढ़ा और बिहारी पे हमने चर्चा की थी, वो की थी सतसई की। सतसई में दोए थे, वो अपने मुख्यतः आपको ध्यान रखना है 713 दोए, क्षमा करें। उसके बाद में हमने बात की, वो की थी रीति मुक्त की, और रीति मुक्त में प्रेम के पीर के कवि घनानंद, किसकी की है? घनानंद की। अगर बात करें बोधा की, इनकी प्रेमिका सुजान है और बोधा की प्रेमिका सुभान है। बोधा, और बात करें आलम और ठाकुर। ये हम लोगों ने इस रीति काल को भी 3 भागों में बांटा था। ठीक है भाई, अगला है अपना जो काल है वो हम चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों आधुनिक काल की। कौन सा काल है? अपना चौथा चरण है, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भी दी है। इस बात को भी अपन को अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है भाई, आधुनिक काल या गद्य काला, अगर मैं बात करूं इनकी व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा? व्याकरण की दृष्टि से आधुनिक को तोड़ेंगे तो अधुना धन इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधुना धन इक। अब इसमें अधुना धन इक में अधुना का अर्थ क्या है? अधुना का अर्थ होता है इसी समय। क्या होता है? इसी समय या इस समय। और उसके बाद में हम लोग अधुना धन इक को जैसे ही मिलाया तो ये क्या बन जाता है? आधुनिक। क्या बन जाता भाई? आधुनिक। अब इस आधुनिक का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। कोई न कोई क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। कोई न कोई क्या हुआ है? बदला हुआ है। अब ये आधुनिक परिवर्तन की बात करता है, वो कौन करता है? ये बात करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक तो अपने व्याकरण की दृष्टि से भी देख सकते हैं, और इसके बाद में इन्होंने जो शुक्ल ने बात की थी प्रवृत्ति के आधार पर, इन्हीं को, ये तो हुआ व्याकरण की दृष्टि से। अगर बात करें किसके आधार पर? प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर इनका नाम है वो गद्य काल। आधार पर इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है गद्य काल। गद्य काल। और गद्य काल कहने वाला ये कौन है? ये अपना आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये बात कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो इस प्रकार की क्या करता है? बात करता है। इस बात को अपन को क्या करना, देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो इस प्रकार की क्या करता है? बात करता है। ठीक है, अब आगे क्या किया? जैसे मैंने कहा प्रवृत्ति के आधार पर गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर है वो क्या है? गद्य काल है। कैसा काल है?
गद्य काल। जैसे आगे बढ़ते हम लोग तो साहित्यिक दृष्टि से, अब साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो अलौकिक दृष्टि का चित्रण किया गया और मनुष्य चित्रण का केंद्र, मनुष्य चित्रण का इस केंद्र क्या है, केंद्र है। फिर अनुपयोगी पुरातन मान्यताओं एवं कल्पनाओं के स्थान पर आधुनिक कालीन साहित्य में यथार्थ का यानी वास्तविकता का क्या किया गया, चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया है, वास्तविकता का चित्रण किया गया। फिर अब आप सोच रहे हैं कि आधुनिकता क्या है, क्या है ये आधुनिकता क्या है, तो हम बात करते हैं पारलौकिक विषयों को छोड़ दिया और किस संदर्भ में जीना है, वर्तमान संदर्भ में इसको क्या करना है, जीना है। साहित्य लेखन ही आधुनिकता है, ये कहने वाले कौन है, पारलौकिक विषयों को छोड़ना है, वर्तमान संदर्भ के साहित्य का लेखन करना ही क्या है, आधुनिकता है। इस प्रकार की बात कहने वाला है गणपति चंद्र गुप्त। कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। फिर क्या, आधुनिक काल को लाने का श्रेय किसको है, कौन लाया था आधुनिक काल, क्या है, चर्चा में क्यों आया, अंग्रेजी उपनिवेशक को जाता है, ये कौन कहता है, बच्चन सिंह कहता है कि अंग्रेजी उपनिवेशक को जाता है। फिर आधुनिकता का तात्पर्य क्या है, आधुनिकता का तात्पर्य क्या है, तो आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति एवं क्या करना है, नवीन दृष्टिकोण लाना है ना, मध्यकालीन विचारों से क्या करना है, पूरी तरीके से छुटकारा पाना है और नवीन दृष्टि को अपनाने का कार्य कौन कह रहा है, ऐसी बात कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अब आधुनिक की शुरुआत कहां से हुई है, अब आधुनिक काल की अलग अलग क्या है, विद्वानों का मत है, कुछ कह रहे हैं उस समय से हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं उस समय से हुई है। तो कौन से विद्वान हैं जो कौन से समय से मान रहे हैं, तो देखो 1843 से कौन मान रहा है, शुक्ल मान रहा है। और शुक्ल क्या कह रहा है कि आधुनिक की शुरुआत 1843 में रीति काल का अंत हुआ और इधर आधुनिक काल की क्या हुई, शुरुआत हुई। ऐसा कौन मान रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहता है कि एक तरफ तो रीति काल का अंत होता है और एक तरफ आधुनिक काल की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 1850 जैसे आपको ध्यान हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है। अब आधुनिक भावबोध का प्रवर्तक है जिसके से कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं, और इन्होंने कहा आधुनिक भावबोध का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से होता है। ऐसा कौन कह रहा है, डॉक्टर मैनेजर पांडे कहते हैं। फिर कह रहा है 1857 की क्रांति के समय की बात हो रही है, भारत में राष्ट्रीय संपूर्ण परिवर्तन हो रहा था और स्वतंत्रता का आगाज हो गया। ये भी बात कह रहा है, वो कौन कह रहा है, नगेंद्र कह रहा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। फिर कह रहा है 68 कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन की समय की बात हो रही है। कह रहा है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन होने के कारण ये है जो आधुनिक काल में चर्चा में आ सकता है। ऐसी बात भी कौन कह रहा है, ये बात भी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो इस प्रकार की बात को कह रहा है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर है आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की आरंभिक सीमा 1843, यही कवि वचन सुधा पत्रिका, एवं वास्तविक उद्देश्य शुक्ल 1868 अर्थात कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन से ही मानते। इस प्रकार की बात भी कौन मान रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन 25 वर्षों के संघर्ष में काल को शुक्ल है वो क्या कहते हैं, संक्रांति काल कहते हैं। इस प्रकार की बात कहने वाले कौन है, इस प्रकार की बात को कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये है जो आपके क्या है बात हो रहा है, आधुनिक काल की शुरुआत कहां से है, क्या है, कैसे, क्या नाम दिया है। तो इस प्रकार की बात है जो आधुनिक काल के अंदर लोगों का क्या है, मतभेद है, लोगों की क्या है, धारणा है ना। मैंने कहा 4 प्रकार से क्या है भागों में बांटा गया। शुक्ल के अनुसार इनको आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हम ये जो चर्चा की है वो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि की चर्चा की है। ठीक है, धन्यवाद।